अच्छा, एक तो पहले बीआरएस के बारे में सुन ले, प्रॉपर ध्यान से बात सुननी है। हमारे पास जो कैश एट बैंक होता है ना, ये हम दो जगह से फाइंड कर सकते हैं, एक बैंक स्टेटमेंट से और दूसरा कैश बुक से, कैश बुक के बैंक कॉलम से। कैश बुक के तो बीआरएस थोड़ा थोड़ा सा याद हो, नहीं भी याद चलो सुन ले, मैं दोबारा ही बता देता हूं। जो एक तो होता है ना कैश बैलेंस, कैश का कैरिड ऑन, एक होता है कैश एट बैंक। इसका बैलेंस हमें कहां से मिल सकता है? दो रिसोर्सेस, एक बैंक अकाउंट कह लो और दूसरा बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस आपको मिलेगा ना, अगर वो कहता है ना बैंक स्टेटमेंट में आपका बैलेंस इतना शो हो रहा है, याद रखें चाहे बैंक बुक का बैलेंस है चाहे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, आना कौन सा हमेशा बैलेंस है? एडजस्टेड। कौन सा बैलेंस आएगा? एडजस्टेड बैलेंस। और एडजस्टेड बैलेंस दोनों का सेम होता है। अगर वो हमें कैश बुक का बैलेंस दे देता है, जो कि जब भी देता है ये बिल्कुल सही होता है, इसको हमको सही करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल एंट्री के अंदर इसको कभी भी सही करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देगा ना, इसको सही करना पड़ता है और बड़ा आसान तरीका है। आपने देखना है बैलेंस गिवन कौन सा है। अगर साइलेंट गिवन है तो वो क्रेडिट होगा, साइलेंट है बैंक स्टेटमेंट का, और अगर बताया हुआ है तो फिर ओवरड्राफ्ट होगा तो डेबिट होगा। नॉट प्रेजेंटेड चेक डेबिट कर देना उसके अंदर, नॉट क्रेडिटेड चेक उसके अंदर क्रेडिट कर देना, नहीं प्लस माइनस नहीं, डेबिट कर देना और क्रेडिट कर देना। इस डेबिट का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर वाला बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, ऊपर अगर बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में सारे क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस। होते ये दो है, या एरर बाय बैंक होता है, एरर ऑफ, ये तीन चीजें एडजस्ट होती हैं बस। आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये दोनों गिवन होंगे या दोनों में से कोई एक, आपने उसको एडजस्ट करना है, आपके पास बैलेंस आ जाएगा। अगर आपके पास बैलेंस आता है ना क्रेडिट, इसका मतलब है ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट का है। क्रेडिट होगा तो आपने जाकर डेबिट लिखना है अपनी बुक के अंदर, और अगर डेबिट होगा तो आपने क्रेडिट लिखना है, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड कर रहे हो। तो जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा वो कैश बुक के लिहाज से अपोजिट होगा। बात समझ रहे हो? तो अभी कुछ सवाल, एक दो सवाल है इसके, वो सवाल हम एडजस्ट करेंगे तो आपको ये चीजें पता भी चल जाएगी। दूसरी बात, कभी कभी हमें, कभी कभी क्यों, आज ही कैश बुक बनाएंगे या कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश बुक तो दो चीजें होती है ना उसके अंदर। तो कैश अकाउंट के अंदर हमने कल भी वैसे छोटी सी कैश बुक बनाई थी कि हमारे पास यहां पर ड्रॉडाउन आएगा, कस्टमर से जो कैश आएगा, कैश सेल्स, बैंक से जो पैसा निकलवाएंगे ये सब डेबिट होगा, यहां कैपिटल से, और जा किधर होगा? अकाउंट पेबल, कैश परचेज, हर टाइप का एक्सपेंस, बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, कैरीड ऑन। इसी तरह बैंक अकाउंट अगर हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट में भी कुछ इस तरह से हमारा बैलेंस अगर पहले से पड़ा हुआ है तो ब्रॉड ऑन। ये बैंक स्टेटमेंट नहीं बना रहा मैं, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट तो बैंक बनाता है। ये ना समझ लेना कि हम तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, बैंक अकाउंट हम खुद बनाएंगे, और हमारा बैंक डेबिट होगा तो हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, कैरीड ऑन। अब जो जो पैसे बैंक में जमा करवाएंगे डेबिट,
कैश जमा करवा सकते हैं, हमारे कस्टमर डायरेक्ट पैसे जमा करवा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट होगा तो फिर अपोजिट साइड पर आएगा ना। फिर क्रेडिट साइड पर क्या क्या आ सकता है, कोई रेंट पे किया चेक के जरिए, बैंक से पैसे निकलवा लिए, अकाउंट पेएबल को पैसे पे किए, कुछ इस तरह से चीजें आएंगी। अच्छा जी 17 पे आ जाए, 17 से स्टार्ट करते हैं। फिर भी अगर किसी शख्स को कोई पहले सवालों में कोई इशू है तो बेसिक एग्जांपल सारी देखिए, अगर आपने वो ये बेसिक एग्जांपल आपकी एडजस्टमेंट होती है क्वेश्चन की। जैसे यहां पर वो लिखता है टोटल सेल्स ₹3000 मिलियन, फाइंड क्या करना है, प्रिपेयर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग ईच प्रोडक्ट एंड इन टोटल फॉर द बिजनेस ऑफ केयर। कहता सबकी अलग अलग भी करो, सबको इकट्ठा भी करो। टोटल सेल्स उसने दे दी, खुद ही बता दी। इसका मतलब है अगर 3 प्रोडक्ट ए बी सी, सेल्स टोटल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी वीक होते हैं, अकाउंटिंग उनको आती भी नहीं होती, फिर भी पास हो जाते, वो नंबर चोरी करते हैं। नंबर चोरी कैसे किए जाते, कि सारा सवाल को सही फॉर्मेट में लिख दो, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते। अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसने पूछा मुझे टोटल सेल चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। लो जनाब टोटल सेल एक तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, रुपीज एंड मिलियन लिख देते हैं, 3000 डन। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना, आगे देखते हैं। 60% ऑफ द सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट मार्कअप 20%। 60% ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट एक ही बात कर रहा है, 60% ऑफ सेल्स आर ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसका मतलब है 3000 की जो 60% सेल्स है वो प्रोडक्ट एक ही है, तो ले ले 60% उसका। क्या ये आपने खुद से कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है। फिर वो कहता है कि इसको किस पे बेचा है, 20% मार्कअप पे। तो मैं सीपीएस 3000 पे लगाऊंगा या 1800 पे लगाऊंगा, लगाओ 1800 पे सीपीएस, 1500 मैंने जब खुद से कुछ करना है ना तब मुझे पता चलेगा, अभी तो क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट बी के बारे में कहता है इट इज सोल्ड एट मार्जिन 30%। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट इज 462 मिलियन। क्या बताया हुआ प्रोडक्ट बी का कॉस्ट ऑफ सेल कितनी, 62। इसका सीपीएस भी बताया हुआ है, तो क्या इसके ऊपर सीपीएस लगाकर इसकी सेल फाइंड हो सकती है, तो कर लो। 462 ये मार्कअप है, मार्जिन है, सॉरी पिछला मार्कअप था, ये पता है ना। मार्जिन है तो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, तो क्या करोगे, इसको 70 पे डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। कितना, 660 करो जरा, 190। अच्छा सी की सेल बता सकते हैं, 3000 टोटल है, 1800 660 माइनस कर दो तो बाकी सेल किसकी आएगी बता दो, 5। अब आओ जरा आगे जो उसने कुछ थोड़ा सा बताया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। कहता है प्रोडक्ट सी के बारे में, दिस प्रोडक्ट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ दिस सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ सेल। ये आगे कुछ भी ना पढ़े ना तो सवाल आपका पूरा हो चुका, कुछ भी ना पढ़े, क्योंकि उसकी सेल हम फाइंड कर चुके हैं। सेल उसकी फाइंड, तो इसके ऊपर सीपीएस लगा देते हैं तो कॉस्ट आ जाएगी और प्रॉफिट भी आ जाएगा। आगे वो कहते हैं द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग यूज, ग्रॉस प्रॉफिट खुद बता दिया है 54। कितना, 54। अब इसको बैलेंस करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। कितना, 486। सारी कॉस्ट ऑफ सेल प्लस कर लो,
2448 24455। अच्छा, ये सवाल तकरीबन काफी सारे लोगों से, क्या था सवाल? ये आप ना बस इवैल्यूएशन करें अपने दिमाग की कि आप किस जगह पर खड़े हो। सिर्फ और सिर्फ सवाल की नेचर, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है, आप भी परेशान हो जाते हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं जितना मर्जी मुश्किल सवाल होगा ना पेपर के अंदर, वो आपको आता होगा, ये बात 100% कंफर्म है। वो अलग बात है आप खुद कहोगे नहीं मुझे नहीं आता। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, बस डिपेंड करता है आपका भरोसा कितना है अपने आप के ऊपर। आज क्वेश्चन करते हैं इसका। ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 18, ताकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छा सवाल करूं। एग्जाम्पल नंबर 19 का को भी आपने, चल एक पार्ट मैं करवा देता हूं, बी पार्ट मैं करवा देता हूं। इसमें एक ऐसी चीज है जो बार बार सवाल के अंदर आती है, बार बार। तो 19 का बी पार्ट देखिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं है चीज। 19 का बी पार्ट पहले देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट आर द सेल्स फॉर द ईयर? टोटल रिसीवेबल गिवन है, बनाओ जरा लेजर रिसीवेबल का, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, सेल्स, कैश, ये वो चीजें हैं जो मिनिमम है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ बताया हो तो लिखेंगे, नहीं बताया होगा तो नहीं लिखेंगे। अब अपना सवाल पढ़ के चीजें ढूंढ के लिख देते हैं। हमें कितनी चीजें मिल जाए तो हमारी चीज मिल जाएगी? 3, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, कैश और सेल्स। ब्रॉड ऑन कितना है? 1 मार्च वाला लिखूं या 31 मार्च वाला लिखूं? 1 मार्च वाला। कितना है ब्रॉड ऑन? 6100। और कैरिड ऑन ओके होगी बात। अब मुझे अगर कैश मिल जाए, अगर कैश मिल जाए तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है सेल्स मुझे मिल जाएगी। और जरा कैश ढूंढते हैं। ट्रेड पेएबल को छोड़ें, हमारा ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। बैंकिंग फॉर द मंथ ₹78500। बैंकिंग मेड का मतलब है पैसे बैंक में जमा करवाए। कहां से आए? कस्टमर से आए। पैसे जो भी सोर्स होता है ना, आपके पैसे 2 जगह से आ सकते हैं 99%, कैश सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपके पास आपको ये ना पता हो ना कि ये पैसे कहां से आए हैं, तो आपने समझना है रिसीवेबल के सारे पैसे। आपने बैंक में जो पैसा जमा करवाया 78500। आगे पढ़ते हैं। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पे कितने किए? एक बात ध्यान से, द ओनर बैंक्स हर टेकिंग फ्रॉम द टिल ईच मंथ, बट बिफोर डूइंग इन मार्च शी टुक 5000 फॉर हर ओन यूज। देखें, इसका और इसका मेन, ये ना मैंने सिर्फ इसका लिंक बनवाने के लिए आपको ये सवाल करवा रहा हूं। आपने बैंक में पैसे जमा करवाए 78500। वो कहता है जब मैंने पैसे बैंक में जमा करवाए ना, जितने पैसे आए थे, टेल का मतलब होता है जो गला है उसका, जितने पैसे पड़े थे बैंक में जमा करवा दिए। लेकिन बैंक में जमा करवाने से पहले 5000 रुपए अपनी जेब में रख लिया अपने इस्तेमाल के लिए। तो बताओ कस्टमर से पैसे 78500 आए या 83500 आए? ध्यान से बात बतानी है, दोबारा सुने। मेरे पास जितने पैसे आते हैं ना, द ओनर बैंक्स हर टेकिंग, क्या मतलब है? पैसे बैंक में जमा करवा देती है। कब? टिल ईच मंथ, बट बिफोर डूइंग सो
इन मार्च शी टुक 5,000 फॉर हर ओन यूज। तो गले में पैसे आए कितने? 83,500, और उसने 5,000 अपने इस्तेमाल के लिए रखकर बाकी बैंक में जमा करवा दिए। तो बताओ कस्टमर से पैसे 78,500 है या 83,500 है? 83,500 है, क्योंकि जितने पैसे वो बैंक में जमा करवा रही है और जितने पैसे वो खुद निकाल रही है, वो भी कहां से पैसे आते कहां से हैं? कस्टमर से। अगर कुछ ना बताया हो ना तो पैसा सारा कहां से आता है? कस्टमर से, क्योंकि इसके अलावा तो या तो कोई डिस्पोजल आप करते हो या बैंक से पैसा निकलवाते हो। तो कैश मेन सोर्स दो ही है, कैश सेल्स या अकाउंट रिसीवेबल। और अगर कुछ ना बताया हो तो सारा समझेंगे अकाउंट रिसीवेबल से आए। तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल से पैसे 83,500 आए हैं। ये चीज पेपर में कई दफा रिपीट हुई है और स्टूडेंट मोस्टली 78,500 लिख देते हैं। खत्म हो गया सवाल ही, क्लोज करेंगे, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 8488। जिसके दिल में बहुत डर है ना, वो समझ ले कि उसका सिलेबस खत्म हो चुका है, और कब का खत्म हो चुका है। अब सिर्फ ये आपके ना एक तरह के ना डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और ये कभी भी आप लोग ये ना सोचना कि ये आप लोग इसके ऊपर फुल फ्लैज स्किल हासिल कर लोगे या बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं, ये है आपका कॉन्फिडेंस, आपका तरीकाकार, हाउ टू मैनेज। बस ये वो तरीकाकार है जिसको अगर आपको मैनेज करनी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूं कि ताकि आप लोगों का कहीं, मुझे कई मैसेज आते हैं कि सर पेपर छोड़ दें। मैं कहता हूं नहीं, ये पेपर छोड़ने का टाइम है ही नहीं। अब जो कुछ जितना कुछ है करके आओ। अगर मैं ये नहीं कहता, देखिए अगर पेपर छोड़ दिया फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। जिस हद तक कोशिश कर सकते हो ना, करनी जरूर है। आखिरी दिन लगा लो, जान मार दो। रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पास हो जाओगे, नहीं, लेकिन पास हो तो सकते हैं ना। अगर पेपर ही छोड़ दें तो फिर पास हो सकते हैं, फिर तो 100% गए ना। तो अभी जंग लड़के पीछे हटते हैं, ऐसे नहीं। आई कैप जैसे समझो ट्रंप का बेड़ा है, बाहर मुडला रहा है, आने दो उसको। अच्छा, इसकी सी पार्ट खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21, चले अब जरा दो सवाल हमने करने हैं, 21 और 22। 21 छोटा सा सवाल है और 22 एक अपने टाइम का बहुत अच्छा सवाल है, अपने टाइम का। ठीक है, दो सवाल करेंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि कल तक 22 यानी जो फाइनल काउंट का सवाल है ना, वो छोटा सा है, और अगर आपने कंप्रीहेंसिव एग्जांपल करनी है वो रिपीट होगा, करना जरूर है। उसके कम अज कम ना फाइनल काउंट के कम अज कम एक बेसिक एग्जांपल और दो सवाल कंप्रीहेंसिव एग्जांपल, ये आपने अभी करने हैं अगले 3-4 दिन तक। ठीक है, जब तक हम नॉन का टेस्ट सेट की रिवीजन स्टार्ट नहीं करते ना, आपने ये एक पैटर्न रखना है, ताकि उसकी ना मेन ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा आना। जब भरोसा आ गया ना, फिर आपको कहेंगे यार ठीक है 20 नंबर का सवाल पेपर में आएगा, हमें एक एडजस्टमेंट नहीं आएगी, दो नहीं आएगी, बाकी तक आपके हाथ में होगा सब सवाल। तो वो भरोसा मेन डिवेल्प करना। 21 की रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द सेल और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। दो बातें, सेल फाइंड करनी है और क्लोजिंग इन्वेंटरी। चलो ऊपर जाने से पहले ना नीचे पढ़ लेते हैं। द सेल्स फॉर द बिजनेस आर बोथ कैश एंड क्रेडिट आर मेड मार्कअप 40%। ये भी हमारे काम की बात है। वापस चलते हैं, ये पास पेपर का सवाल है, पास पेपर में आया हुआ है, छोटा सा सवाल आया था। कभी कभी आई क्या पैसा कर जाता है। इरम इज अ सोल ट्रेडर, शी डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कल ही बता दिया था कि सिंगल एंट्री होता ही दो वजह से है। या तो ये छोटा बिजनेस होता है, पूरी अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते,
या फिर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट कीप्स some records of the transactions and documents. She has asked you to prepare her accounts for the year ended December 2015. उसने आपसे कहा कि मुझे 2015 के अकाउंट्स बना के दो. You have been given a list of assets and liabilities of the business at the start and end of the year. आपको रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग बता दिए. इसका मतलब है बहुत बड़ी चीज बता दी हमें, क्योंकि सेल फाइंड करनी है. रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया, ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया, और इन्वेंट्री का ओपनिंग बता दिया, क्लोजिंग हमने खुद फाइंड करना. इरम हैज नो आइडिया व्हाट हर इन्वेंट्री एट दिसंबर and that she did not count या value her inventory at the year end. She has also given you the summary of the bank statement. क्वेश्चन के अंदर कैश बुक गिवन हो या बैंक स्टेटमेंट गिवन हो, समझो कि आप मैक्सिमम नंबर ले गए. बैंक स्टेटमेंट गिवन हो या कैश बुक गिवन. क्या लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट में? रिसीट 16,20 आपके पास पहले पैसे पड़े हुए थे बैंक के अंदर. बैंकिंग, पता है बैंकिंग का मतलब क्या है? कितने पैसे जमा करवाए. सप्लायर्स को कितने पैसे पे किए. अब एक बात, बल्कि इसमें एक बात नहीं है, बाकी एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंस. उसके बाद कहते हैं इरम बैंक्स आर टेकिंग फ्रॉम द टिल ईच वीक, बट बिफोर डूइंग सो 50,000 to pay her employees and 30,000 herself. और हफ्ते कितने पूरे साल के अंदर? 50. कहना क्या चाह रही है वो कि जो बैंक में उसने पैसे जमा करवाए हैं 65,400, ये सारे पैसे वो टेल से सारे पैसे बैंक में जमा करवा देती है, बट उससे पहले वो 50,000 अपने एम्प्लॉयज को हर हफ्ते पे करती है और 30,000 अपने लिए रखती है. इसका मतलब है ये जो 80,000 है ये भी उसका पैसा आया हुआ है. तो पैसा जो आया हुआ है वो बेसिकली 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, कितना? सॉरी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना? 4 million. अगर इन 1000 में आया तो 4,000 लिखो. अब आगे चलते हैं. द टिल ऑलवेज कैश फ्लोट 100,000. इसका मतलब भी सुन लें कि आपका कैश का बैलेंस मेंटेन जो रहता है वो 100,000 रहता है. 1 लाख आपके पास हमेशा आपके गले में पड़ा रहता है. उसके बाद द सेल, आगे तो वो मार्कअप मार्जिन की तरफ वो चला गया. अब यहां से हम सेल फाइंड कर सकते हैं. आप लोगों ने ना इस तरह इसका लेजर बना ले, ये ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो ब्रॉड डाउन है कैश बुक का वो 100 है, कैरी डाउन 100 है. उसने खुद ही कह दिया है वो कैश फ्लो कितना रखता है हमेशा अपने पास. जो उसने बैंक में पैसे जमा करवाए वो कितने हैं? 65,400. ये उसने बैंक में जमा करवा दिए. उसने अपने इंप्लॉइज को कितने पैसे पे किए? इंप्लॉय प्लस ड्रॉइंग्स 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, साल की है ना बैंक स्टेटमेंट. अब क्लोज करोगे तो आपके पास ये पता चल जाएगा कि अकाउंट रिसीवेबल से कैश आया कितना था. अकाउंट रिसीवेबल से कैश कितना? 69. आप कहोगे सर वो तो हमें पहले ही पता था कि 65,400 बैंक में जमा करवाया और 4,000 रुपया इंप्लॉय को पे किया और ड्राइंग्स की. वही पैसे थे ना जो कस्टमर से आए थे. अगर ये बैलेंस चेंज होता तो फिर चेंज हो सकता था, लेकिन उसका बैलेंस 100,000 ही था ऑलवेज, तो इसलिए वो चेंज नहीं हुआ. तो बेहतर है हम कैश बुक बना लिया करेंगे. कैश बुक में क्या होता है, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिखने के बाद जो कैश आउट हुआ वो कैश आउट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा डन. अब बनाओ जरा पहले तो अकाउंट रिसीवेबल का लेजर, बल्कि बना हुआ है पुराना ये अकाउंट रिसीवेबल.
मेरे पास ब्रॉड ऑन कितना है? 5500 अपना ब्रॉड ऑन जाकर देखें अकाउंट रिसीवेबल का 5500। कैरिड ऑन कितना है? 6100। कैश कितना आ रहा है? 69400। क्लोज करूंगा, मेरे पास आ जाएगा सेल्स 70,000। ये बात समझ लगी सबको? मिल गई सेल्स? हाँ जी। अगर कोई और इंडिकेशन हो, ऑल सेल्स आर द क्रेडिट सेल्स। अगर कैश सेल्स का कोई इंडिकेशन हो, कोई कुछ ना बताया हो, तो ऑल सेल्स आर द क्रेडिट। क्या बताया हुआ? उसने ये बताया हुआ है कि चाहे मैं कैश पे सेल करूं चाहे क्रेडिट पे सेल करूं, मेरा मार्जिन मार्कअप है 40%। उसने ये नहीं बताया कि कैश सेल्स हैं, उसने ये बताया है कि मेरा मार्जिन मार्कअप 40%। अब चले जी, उसके बाद एक चीज मैं आप पे अभी देखते हैं कि आप किस हद तक पहुंच सकते हो। मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए इन्वेंट्री का लेजर। इन्वेंट्री के लेजर के अंदर जो फिक्स 4 चीजें हैं ना, वो बताओ। ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, परचेज और आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, मैं तरीकाकार बताने लगा हूं। अगर मैं सादा सी बात बताऊं ना, बिल्कुल सादा, चलो आप अगर कोई चीज खरीदना चाहते हो ना, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी? ये चीज मिलनी कहां से है, और अगर वहां से ना मिले तो दूसरी ऑप्शन क्या है कि ये चीज और किस जगह से मिल सकती है। बस ये सिंगल एंट्री है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और फिर सोचना क्या है, किस दुकान से मिलनी है, किस लेजर से मिलनी है। अकाउंटिंग में दुकान क्या होती है? लेजर। अब आए जरा, क्या इन्वेंट्री का ब्रॉड ऑन है? बताओ कितना है? 10,000। आप लोगों की बुक में भी यही है। क्या कैरिड ऑन है? वो फाइंड करना है। क्या परचेज, ना परचेजेस है ना कॉस्ट ऑफ सेल है, और कैरिड ऑन फाइंड करना है। अब हमने दुकानें ढूंढनी है। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है? सीपीएस लगाकर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सेल गिवन है, उसके ऊपर सीपीएस भी गिवन है। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि जब भी सीपीएस गिवन होता है ना, या सेल सीपीएस से फाइंड होती है या कॉस्ट ऑफ सेल सीपीएस से फाइंड होती है। 70,000 है, मार्जिन है, मार्कअप है, मार्कअप है, तो ये 140 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 50,000। स्टिल एक दुकान और चक्कर लगाने पड़ेगा। परचेजेस नहीं गिवन, स्टॉक का लेजर तू बना रही है, और दुकान ढूंढो। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल से हमें परचेजेस मिल सकती हैं, तो जाते हैं अकाउंट पेएबल का लेजर बनाते हैं। बताओ इसका ब्रॉड ऑन कितना है? 2800। कैरिड ऑन कितना है? 30। कैश पे टू सप्लायर कितना है? 428। मिल गया। और ये कहां से मिलता है? बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक से। खत्म होगी बात। यहां पर जो फाइंड होगा वो क्या होगा? 435। डन। हाँ जी, 435। आपके पास आपका आंसर है। ओके, तो सिंगल एंट्री बस यही है, नाम की सिंगल एंट्री है। ये बाकी तमाम टॉपिक से अच्छी होती है। 39। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये आई कैप का जो सोल्यूशन है ना, वो किसी और तरीके से किया हुआ है। मैं ये चाहूंगा कि आप आई कैप का सोल्यूशन समझ गया ना, मैं वो कल समझाऊंगा। हम अपना सोल्यूशन करते हैं जो हमें आता होता है नॉर्मली, जो हम अपने माइंड सेट से जाते हैं।
माइंडसेट हमेशा ऑलराउंडर होना चाहिए सिंगल एंट्री का, कि कोई भी तरीका आए सवाल का जवाब निकल आना चाहिए। जो फाइनल अकाउंट का सवाल है उसकी प्रेजेंटेशन सही रखना बहुत जरूरी है, लेकिन सिंगल एंट्री में फॉर्मेट सही हो, लेकिन अगर कोई एक्सपेंस सारे लिख दो, इकट्ठे लिखो, अलग लिखो, ये कोई मसला नहीं। ये नहीं कि हमने एक्सपेंस को एसेट में लिख देना या एसेट को एक्सपेंस में लिख देना, ऐसी हरकत नहीं करनी। मेन एसेट्स को जैसे मर्जी लिख लो, जिस अंदाज में लिखो, कोई मसला नहीं है। पहले रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। नेट प्रॉफिट की या नेट लॉस की स्टेटमेंट बनानी है। कहता है कंप्यूट, तो उसने स्टेटमेंट नहीं कहा, कहता है मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड कर दे, मतलब उसने आजाद कर दी, जैसे मर्जी फाइंड कर सकते, साथ वाले का देख के लिख कर आ जाओ, लेकिन वर्किंग के अपने नंबर होते हैं। हाँ जी इरशाद खान, नींद तो नहीं आ रही? पक्का? वैसे मुझे कैसे पता चलता है, जो बंदा ना अपने सर को ना ऐसे हाथों के साथ संभाल के बैठा हो ना, वो भी लगता है कि वो नहीं संभला जा रहा, बस थक गया या नींद आ रही है या रात के कुछ हालात और हैं, अब जागता रहा है, पढ़ता रहा है। अच्छा, तो आई कैप ने इसका जवाब जो निकाला है ना, मैंने आपको एक नेट प्रॉफिट की स्टेटमेंट लिखवाई थी, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, आई कैप ने वैसे फाइंड किया होगा, वो आपने खुद से करना है। मैं आपको नॉर्मल तरीके से फाइंड करवाता हूं कि जैसे मुझे कोई कहे या आपको कहे जी नेट प्रॉफिट फाइंड करना, तो मैं तो यही कहूंगा ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल लेस अदर एक्सपेंस ऐड अदर इनकम नेट प्रॉफिट। तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस में यही रहनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है राकापोशी ट्रेडर वाज अनएबल टू रिट्रीव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पहला सवाल है ये, बाकी तो बेसिक थे। Due to computer virus attack, in order to compute profit for the year ended December 19, RT has gathered the following information: list of all assets, all liabilities on 1st January. आपका ईयर एंड क्या है? दिसंबर 19। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर, अक्रूड रेंट, फर्नीचर नेट बताया हुआ है, इन्वेंट्री, डेटर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 30%, मतलब पुरानी इन्वेंट्री जो पड़ी है आपके पास वो 200 है, वो ब्रो डाउन, और कैरी डाउन है 260। कैसे पता चला? 200 मल्टीप्लायर बाय 1.3, वो 1+ परसेंटेज होते हैं ना इंक्रीज। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2500,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 24 लाख, आउट ऑफ विच 300,000 वाज रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब है बाकी फिर पैसे बैंक में आए। और बैड डेट्स कितने हैं? 15,000। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर 90,000। बैंक स्टेटमेंट में 90,000 पड़ा हुआ है, तो ये किस नेचर का पड़ा हुआ है? क्रेडिट नेचर का। साइलेंट हो तो क्रेडिट नेचर का। बैंक स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट। It does not include 40,000 deposited on December 2019। कहते हैं इसके अंदर 40,000 जो हमने उसमें डिपॉजिट करवाया था, ये एनपी है या एनसी है? एनपी होता है हमने इशू किया है लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, और एनसी होता है हमने डिपॉजिट करवाया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ये एनपी हुआ या एनसी हुआ? और एनसी की नेचर क्या होती है? तो क्रेडिट में क्रेडिट, तो हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो 130 है, ये बीआरएस बन गई। नहीं समझ लगी? अगर नहीं आई तो बीआरसी का बैच अभी चल रहा है। जितने भी क्रेडिट, अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ना, तो पहले देखो उसकी नेचर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, और उसमें जो दो ही चीजें एनबी है या एनसी है। क्रेडिट है तो क्रेडिट में प्लस, डेबिट है तो डेबिट में प्लस, अपोजिट है तो माइनस। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट का कैरी डाउन आ गया, दिसंबर 19 है ना, ठीक होगी बात। आगे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम काउंटर फॉइल्स ऑफ द चेक। काउंटर फॉइल पता है ना, वो जो चेक का आधा हिस्सा होता है, वहां से हमें पता चला कि हमने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट की, ड्रॉइंग्स कितनी की, सैलरीज कितनी पे की, और कैश विदड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। कैश इन हैंड 50,000, डिटेल ऑफ कैश सेल्स, कैश पेमेंट एक्सपेंसेस आर नॉट
available. On April 19, the owner bought into the business a vehicle 360,000. अच्छा ये बात भी सुन ले, जब भी आपका ओनर बिजनेस में कोई एसेट लेकर आएगा, हमेशा उस दिन की फेयर वैल्यू से आपका व्हीकल डेबिट कैपिटल क्रेडिट या पीपीई डेबिट कैपिटल क्रेडिट होगा। उस दिन की फेयर वैल्यू से, ना बुक वैल्यू से ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से। किस वैल्यू से आना है? फेयर वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। कहता है उसकी मार्केट वैल्यू है 3,60,000। आया कब? 1 अप्रैल 19 को। इसका मतलब है 9 महीनों की डेप्रिसिएशन भी आई। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 4,25,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 23,000, डेप्रिसिएशन का रेट 10%। हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट या नेट? आई कैप से बगावत करके ये क्वेश्चन करने लगे हैं, मतलब जो उसका सोल्यूशन है उससे हटके करेंगे। उसका सोल्यूशन भी मैं समझाऊंगा, अगर आज टाइम मिला 2 मिनट तो 2 मिनट का ही है वैसे, लेकिन पेपर में वो बात पिक नहीं होती ना कि इस तरह से करना है। पेपर में जो हमें बात दिमाग में आती है ना कि नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राकापोशी ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 19, Yes. रुपीज इन 1000 कर लें। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, और इंटरेस्टिंग बात है सेल्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 25 लाख की, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया है। नीचे जाकर कहता है कैश सेल्स वगैरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर जो सेल्स गिवन है वही हम क्या कंज्यूम करेंगे? टोटल सेल्स 2500 लेस। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमेशा हमें एक छोटी मोटी वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं, वहां से क्या फाइंड कर लेंगे? परचेजेस, और फिर चले जाएंगे स्टॉक के लेजर में। स्टॉक का लेजर बनाकर क्या फाइंड कर लेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। तो जल्दी करो जरा, पहले क्रेडिटर का लेजर बनाओ, वर्किंग नंबर 1। अकाउंट पेएबल का लेजर बनाकर परचेजेस ढूंढो, अकाउंट पेएबल का लेजर बनाकर परचेजेस ढूंढो। कैरी डाउन नीचे लिखा हुआ है 425, 310, 1375 है पेमेंट, और ब्रॉडाउन कितना है? 300। ब्रॉडाउन 310, कैरी डाउन 425, पेमेंट टू सप्लायर 13, मिल जाएंगी परचेजेस। Yes, sir. परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 14। मैंने कल कहा था कि जो लेजर मैंने बनवाए हैं ना वही सारी सिंगल एंट्री है। और मजे की बात यह है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, जब सवाल करेंगे तब देखेंगे चीज असल वही थी। उसको जितनी दफा मर्जी लिखेंगे आप लोगों की सिंगल एंट्री उतनी स्ट्रांग होना शुरू हो। ये पता होना चाहिए ना चीज कहां से मिलनी। परचेज आ गई, वर्किंग नंबर 2 करके ना स्टॉक का लेजर बनाकर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर ले। ब्रॉडाउन है 200 और कैरी डाउन 30% ज्यादा 260। परचेजेस हम वर्किंग नंबर 2 से फाइंड करके आ रहे हैं, कितना? 14। क्लोज करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 14। ओके की बात 1430। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 10 लेस अदर एक्सपेंस। अच्छा, ये चीजें अभी हमने फाइंड की हैं, मेरे नहीं ख्याल की इतनी मुश्किल थी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सवाल 12 नंबर का पेपर में आया और मैं 8 से ज्यादा नंबर कैसे लूंगा, मैंने ये देखना ही नहीं क्या क्या गिवन है, मैं कहूंगा कि कितना कुछ मैं कर सकता हूं। बैड डेट्स हैं क्वेश्चन के अंदर,
मिले? पॉइंट नंबर 3 के अंदर देखें, अदर एक्सपेंस होते हैं ना। Yes. अच्छा, आपने रिसीवेबल का लिया तो हमने बनाए नहीं। 15 डन। डेप्रिसिएशन, आपके पास ऊपर फर्नीचर ब्रॉडर पड़ा होगा, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन पता कितनी आ जाएगी? 46. 460 मल्टीप्लाइड बाय 10%. 46, ये भी पता चल गया होगा। Yes, sir. एक एसेट भाई साहब लेकर आए थे ओनर, Yes. कितने का? Fair value 360. व्हीकल, उसकी डेप्रिसिएशन आनी है 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 360 360 आर 27. 27। अभी जो मुझे क्लियर एक्सपेंस नजर आए मैंने वो लिखे, जो मुझे इनकम मिल गई मैंने वो लिखी, जो मुझे नजर आ रहा था। अब मैं थोड़ी और एफर्ट करता हूं, और ये एफर्ट मैक्सिमम 1-2 नंबर की है, मैक्सिमम नंबर में ले चुका हूं। एक एक्सपेंस रह गया है, वो एक्सपेंस अगर फाइंड नहीं भी होते काम चल जाएगा, 1-2 नंबर वो काट लेगा। अब आए जरा, मेरे पास मैं ये देखना चाहता हूं कि कैश बुक बनाकर मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने एक्सपेंस कितने पे किए। कैश बुक बनाकर मुझे ये पता चल जाएगा, मैं बनाता हूं कैश बुक। पहले ऐसा करते हैं, बैंक अकाउंट बनाए जरा, क्योंकि बैंक अकाउंट भी तो गिवन है ना। बैंक अकाउंट का मुझे ब्रॉड ऑन बता दे कितना है, बैंक अकाउंट का ब्रॉड ऑन। बैंक का बताना, कैश का ना बता देना। 85 कैरिड ऑन 130, ये पता चला कहां से आया? वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस है, क्योंकि दोनों का एडजस्टेड बैलेंस आपस में, जो कुछ बैंक में प्लस माइनस हुआ है ना वो लिख दो, जो कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैं खुद से कुछ नहीं लिखने को कह रहा, चेक करें जरा क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द चेक बुक। क्रेडिटर को कितनी पेमेंट की? 1,375। ओके, फिर उसके बाद ड्राइंग्स कितनी की? 275। उसके बाद सेल्स कितनी है? सॉरी सैलरीज, लो जी, इधर सैलरीज हैं तो फिर इधर भी तो आएंगी। कितना? 600। चलें जी वापस जाते हैं। इसके अलावा कैश कितनी अमाउंट? 120। अकाउंट रिसीवेबल से जो पैसा आया है वो कितना है? अकाउंट रिसीवेबल से जो पैसा आया है वो कितना है? 2400 है, 2100 है। बैंक में कितना जमा करवाया? बैंक में 2400 वो कहता है टोटल है, जिसमें से 300 कैश फॉर्म में आया। इसका मतलब 2100 फिर किधर गया? बैंक में। अब इसको करें क्लोज, अगर आ गया बराबर तो इसका मतलब कोई और चीज नहीं है, और अगर बराबर नहीं आता इसका मतलब है अगर डेबिट साइड पर आया है तो बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है, और अगर क्रेडिट साइड पर आया है इसको कुछ भी समझ सकते हो, कैश सेल्स भी समझा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ज्यादा बेहतर एक्सपेंस का पैसा हमें नहीं मिल रहा तो एक्सपेंस कितना पे किया वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो बताओ इसको क्लोज करो जरा, कितना आ रहा है इधर? क्रेडिट साइड पर 2500, इधर भी 2500, तो ये मैंने क्या फाइंड किया भला पता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या फाइंड कर लिया? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब कहेंगे सर देखिए अकाउंट रिसीवेबल का पैसा गिवन है, इसके अलावा जो कैश आता है ना वो मोस्टली ये होता है कि जो हम कैश फॉर्म में पैसा जमा करवाते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हो, जवाब फिर भी बराबर आएगा। यहां पर कैश सेल्स भी इसको मान सकते हो, जवाब फिर भी बराबर आएगा। आए जरा, मैं कैश अकाउंट बनाने लगा, सिर्फ पूरे सवाल के अंदर ये 2 लेजर थे जो मेरी अजम्पशन थी, बाकी सारा क्वेश्चन सवाल के अंदर ही गिवन। अब आए जरा, इसका ब्रॉड में कितना है कैश का?
कैश का ब्रॉड बता दे कितना, और कैरी डाउन 50। अब पैसा आया कहां से और पैसा गया किधर? बैंक से पैसा कितना आया? बैंक से आपके लिए ये जो आपने लिखा हुआ है बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल से कितना पैसा आया था? 300। कैश के जरिए कोई पेमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर? कैश के जरिए कोई पेमेंट? व्हीकल तो ओनर की तरफ से आया। देखिए जरा, कैश से अगर कोई पेमेंट गिवन है तो ढूंढ लें। कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसको क्लोज करें, जो आंसर आएगा वो एक्सपेंस को पे कर देते हैं। 37, 120, 300। अच्छा, जो पैसा बैंक में जमा करवाया है वो भी तो आना है। 315। इस 315 की एंट्री क्या बन रही है? बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। इसके अलावा अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आता तो हम कहते हैं कैश सेल से पैसा है, जबकि रिसीवेबल और बैंक तो हम लिख चुके हैं। और अगर क्रेडिट साइड पर पैसा आया है तो इसका मतलब है हमने किसी को पेमेंट की है। 90। खत्म हो गया सवाल। अब रेंट एक्सपेंस का लेजर बना लो, आपके पास ये पता चल जाएगा कि रेंट एक्सपेंस कितना था। ये 92 रेंट एक्सपेंस है या रेंट पेड है? ये रेंट पेड है, कैश बुक में पड़ा हुआ है ना, तो ये क्या है? रेंट पेड। रेंट एक्सपेंस का, एक्रूड एक्सपेंस का लेजर बनाओ, रेंट एक्सपेंस। ब्रॉड ऑन कितना है? एक्रूड रेंट। कैरी डाउन कितना है? पे कितना किया है? और जो डिफरेंस है वो किस नाम से आ जाएगा? आपको याद होगा, ये हम पढ़ाते होते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। वहां पर क्या गिवन होता था? एसओपीएल गिवन होता था, कैश पेड फाइंड करते थे। और अब क्या गिवन होगा? कैश पेड फाइंड गिवन होगा और हमने फाइंड करना होगा एसओपीएल कितना। इसका मतलब है इतना रेंट एक्सपेंस हमारा बनता है। आपका सवाल कंप्लीट हो गया। रेंट एक्सपेंस, वर्किंग नंबर जो भी बनेगी, इन सब को प्लस करें जरा, सारे एक्सपेंस को। 15 प्लस 46 प्लस 27 प्लस 600 प्लस 82, 770 नेट प्रॉफिट। अगर इस सारे सवाल के अंदर देखें तो सिवाय रेंट एक्सपेंस की अपनी जजमेंट में पूरा सवाल स्ट्रेट था। आई कैप ने दूसरे मेथड से किया हुआ है, आपने वो मेथड भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने पेपर के साथ साथ अपने एक्सपोजर भी बढ़ाना है। और नहीं समझ लगा तो मैं कल आपको समझा दूंगा, लेकिन कल का जो आपका काम है, जो कि आपने हर हाल में करना है, अपनी नींद थोड़ी सेक्रीफाइस कर लेना और अपना मोबाइल भी सेक्रीफाइस करना। एग्जाम्पल नंबर 10 फाइनल अकाउंट की बेसिक एग्जाम्पल और कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल कोई सी दो करनी है, शुरू से दो, 12वीं 13वीं कर लेना, जो आपको समझ लगे। शुरू से दो आप करना शुरू कर दो ताकि 2-3 दिन के अंदर वो सारे खत्म हो जाए। 12 से लेकर 17 तक तो है, 18 तक 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। और सिंगल एंट्री का बेसिक एग्जाम्पल जिसने नहीं की वो सारे करेगा टोटली, और कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल वो जो पीछे छोटी सी है 18 से लेकर 22 तक, अपनी तरफ से नया कोई सवाल भी करना। कल सबसे ज्यादा सवाल हमने सिंगल एंट्री करने हैं, कम अज कम दो के बाद एक सवाल की मैं आपको वो इंफॉर्मेशन मतलब कर पढ़ के दूंगा। तो इस तरह से हमारे 3 सवाल हो जाएंगे। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर टोटल 32 तक सवाल है,
पता है 22 तक तो आप करके जा रहे हो, बाकी अगले 10 सवाल है। 3 सवाल हमने कल पढ़ने हैं, 2 करवाऊंगा, 1 पढ़ के दूंगा, तो अगले 3 दिन के अंदर आपकी सिंगल एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी और आपने इन 3 दिनों के अंदर अपना फाइनल काउंट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपके तीनों टॉपिक ना अगले 3-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे।